द सेंट ऑफ ग्रीन पपाया मूवी का नाम सुनने में कुछ अजीब है ना, पर जितना अजीब ये नाम है उतने ही कई मायने छुपे इस कहानी में। 1951 प्री वॉर वियतनाम का समय, एक 10 साल की बच्ची मुई को उसके घर वालों ने नौकरानी के तौर पर बेच दिया। उस दौर की खूबसूरती को इस कहानी में दर्शाया गया है। ये मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से है 1993 की द सेंट ऑफ ग्रीन पपाया। डायरेक्टर आन हंग ट्रांग। IMDb 7.3। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की नजर आती है जो किसी का पता ढूंढ रही है। थोड़ी देर बाद उसे वो पता मिल गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं मुई हूँ। घर के मालकिन ने दरवाजा खोला, फिर उसे घर के अंदर उसके कमरे में छोड़ अपने पति यानी मास्टर के लिए चाय लेकर चली गई। उसने मास्टर से कहा, मुई आई है, हमारी नई नौकरानी। मास्टर अपने कमरे में चुपचाप बैठे सितार बजा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, अगर थो आज जिंदा होती तो वो भी मुई की ही उम्र के बराबर होती। मास्टर बोले, उसकी बात मेरे सामने मत किया करो। इसके बाद मालकिन थोड़ी और बातें करने के बाद माँ की देखभाल करने चली गई। उनका बड़ा बेटा त्रुंग ने बाबा के पास आकर कहा, बाबा, बाहर जबरदस्त कर्फ्यू लगा है। इसके बाद बाबा ने उसे बांसुरी दी और खुद सितार बजाने लगे। दोनों ऐसे साथ में अभ्यास किया करते। सुबह हो गई। आज मुई का घर में काम करने का पहला दिन है। उठकर वो खिड़की से बागीचे में लगे कुछ हरे पपीते और अभी अभी तोड़े गए पपीतों से निकलते सफेद तरल को कुछ देर तक देख फिर मुस्कुराती है। मुई की उम्र यही कोई 10 साल होगी। अब घर की दूसरी नौकरानी मुई को सभी के स्वाद के अनुसार खाना बनाना सिखा रही है। नौकरानी बोली, एकदम गर्म तेल में जब सब्जियां को चलाओ तो उन्हें थोड़ा ज्यादा देर तक पकाकर लाल हो जाने दो। इससे स्वाद अच्छा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत पकाना वरना वो जलकर खराब हो जाएगी। और उसके बाद पकी हुई सब्जियों को एक किनारे रखकर उसी गर्म कढ़ाई में गोश्त को पकाना। सारा खाना बनने के बाद नौकरानी मुई को एक थाली मास्टर को दे आने को कहती है और एक थाली सीढ़ियों से ऊपर जाकर दादी को। फिर मुई ने कहा, क्या वो मालकिन की माँ है? नहीं, मास्टर की है। मास्टर के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था। नौकरानी ने कहा, मुई एक छोटी बच्ची है, उसे जिज्ञासा रहती है कि घर में कौन है कौन नहीं है, इसलिए वो सभी लोगों के बारे में दूसरी नौकरानी से पूछती रहती। अब मुई मास्टर और दादी के लिए खाना लेकर जाती है। मास्टर के 2 छोटे बेटे हैं, लाम और टिन, और बड़ा बेटा ट्रुंग। दोनों टेबल पर बाबा के साथ बैठकर खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा ट्रुंग बाहर से आया और बोला, बाबा, मैं और मेरा दोस्त खुयन बाहर ही खाना खा लेंगे और शाम की चाय पर हम वापस आ जाएंगे। मास्टर ने भी हामी भर दी। अब मास्टर की पत्नी बोली, माँ कह रही है कि वो अकेले नहीं आपके साथ खाना चाहती है। मालकिन ने मुई से कहकर मास्टर का खाना भी ऊपर दादी के पास ले जाने को कहा। वहाँ उसे शेल्फ पर एक आदमी और एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखी। वो गौर से उसे देखने लगी और फिर नीचे आ गई। अब वो दूसरी नौकरानी के साथ खाना खाने बैठी है। आज उनके लिए कोई सूप नहीं बचा। जो भी बचा कुछा था वही पेट भरने के लिए दोनों खाने लगे। तभी उसे एक चींटी चावल का एक दाना ले जाते हुए दिखी और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। मुई बड़ी ही शांत किस्म की लड़की है। वो अपने आसपास हो रही चीजों को बड़े ही गौर से देखती है, जैसे हरा पपीता, फिर खाना ले जाती हुई चींटियां, कभी पत्तों पर बैठा मेंढक तो कभी कुछ। मालकिन के घर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। मालकिन कपड़ा सीने और बेचने का काम करती है और पूरे दिन भर के कमाए हुए पैसे अलमारी में एक छोटे से बक्से में रखती है। पहले उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ समय से उनके हालात बुरे चल रहे हैं। इधर मुई फर्श पर पोछा लगा रही होती है और वहाँ मास्टर का छोटा बेटा टिन उसे परेशान करने के लिए बाल्टी का पानी फर्श में गिराकर वहाँ से भाग जाता है। पर मुई के चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई झंझलाहट नहीं और वो फिर से अपने काम करने लग जाती। इसी से हमें मुई के स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक सीधी सादी सी लड़की जो घर में कभी किसी से शिकायत नहीं करती, गुस्सा नहीं होती, बस शांति से अपना काम करती रहती। अब मालकिन ने मुई के पास आकर कहा, मुई, अपने हाथ धो लो और बाजार से कुछ केक्स खरीद कर ले आओ। मुई ने जी मैडम कहकर अपने हाथ धोने लगी। यहाँ मालकिन उसे देख रही होती है। उनका मुई को देखने का अंदाज बाकी सबसे थोड़ा अलग है। शायद मुई को देखकर उन्हें अपनी बेटी थो की याद आ जाती होगी। मुई, तुम चाहो तो छुट्टियों के बाद अपनी माँ से मिलने जा सकती हो। मुई ने उनका शुक्रिया कहकर पैसे लिए और बाजार से जाकर केक भी खरीद ले आई। उनका छोटा बेटा टिन बहुत ही बदमाश है। वो बार बार मुई को परेशान करने के लिए उसके पास आ जाता। कभी लकड़ी में छिपकली बांधकर मुई को डराता
तो कभी धोए हुए कपड़े जमीन पर गिराकर वहां से भाग जाता, लेकिन तब भी मुई उसे कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती। शाम हो गई है। मुई बागीचे में कपड़े सुखा रही है। तभी गेट के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुई से पूछा। मुई ने अपना नाम बता दिया। वो आदमी बोला, मैं थुआन हूँ। इस समय तो मास्टर की माँ प्रार्थना करती है ना, क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। मुई का जवाब सुनकर मिस्टर थुआन बहुत खुश हो गया और फिर मुई को अलविदा कहकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मास्टर भी कोट टाई पहनकर बाहर टहलने निकल गए। सारा काम खत्म होने के बाद रात के समय मुई और दूसरी नौकरानी लेटे आपस में बातें कर रहे हैं। नौकरानी ने पूछा, तुम अपनी माँ से मिलने कब जा रही हो? मालकिन ने तो कहा है कि बच्चों की छुट्टियां खत्म होने के बाद चली जाना। फिर मुई ने कमरे में लगी तस्वीरों के बारे में पूछा। अच्छा, तस्वीर में जो आदमी है क्या वही दादी के पति है? नौकरानी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, हाँ, उनकी जवानी में ही मौत हो गई थी। फिर मुई ने पूछा, और वो दूसरी तस्वीर में एक छोटी बच्ची कौन है? नौकरानी ने कहा, ये बहुत दुख भरी कहानी है। वो मास्टर की बेटी थो है। 7 साल पहले ही वो चल बसी। अगर आज वो जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही होती। मुई की मौत का कारण पूछने पर नौकरानी ने बताया, उसकी मौत एक बीमारी से हुई थी, लेकिन मास्टर को लगता है कि उनकी वजह से उसकी मौत हुई है। 7 साल पहले मास्टर घर का सारा पैसा लेकर भाग गए, मगर ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी मास्टर 2 बार भाग चुके हैं। वो सारा पैसा एक लड़की पर उड़ाते और पैसे खत्म हो जाने के बाद फिर से वापस घर आ जाते, लेकिन इस बार वो काफी लंबे समय के लिए भागे थे। मास्टर के जाने के 3 हफ्ते बाद ही थो बीमार पड़ जाती है और मास्टर के वापस आने के 1 दिन पहले ही थो चल बसी। मास्टर को लगता है ये उन्हें उनकी पाप की सजा मिली है। खुद को कसूरवार मानते हैं और इस सदमे के बाद से आज तक मास्टर कभी नहीं भागे। कहानी सुनने के बाद दोनों ही सो गए। दूसरी तरफ मालकिन लेटी हुई है और तभी अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो हड़बड़ा कर उठी और झट से अलमारी खोलकर वही पैसे रखने वाला बक्सा निकालती है। बक्सा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बक्से में एक भी पैसे नहीं है। वो समझ गई कि एक बार फिर मास्टर सारे पैसे लेकर भाग गए। किसी से कुछ न कहकर वो रोते रोते पलंग पर आकर बैठ गई। सुबह हो चुकी है। नौकरानी ने मुई को उठाया। फिर दोनों हाथ पैर धो रहे हैं कि तभी उन्हें खाना पकाने की महक आती है। जाकर देखा तो रसोई घर में मालकिन इतनी सुबह सुबह खाना पका रही है। नौकरानी ने पूछा, मालकिन आप इतनी जल्दी उठ गए? मालकिन ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर थोड़ी देर बाद नौकरानी से पूछा, क्या हमारे पास खाने के लिए काफी चावल है? मालकिन केवल 5 दिन तक ही चल पाएगा। फिर मालकिन ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, इन्हें संभाल कर खर्च करना। नौकरानी को कुछ कुछ बात तो समझ में आ रही है। उसने इधर उधर देखा और दौड़कर मुई के पास गई और बोली, मुई ये देखो, मालकिन ने घर के राशन के पैसे दिए हैं। इसका मतलब कि मास्टर फिर से घर का सारा पैसा लेकर भाग चुके हैं। अब खाना बना रही नौकरानी ने मुई से कहा, जब ज्यादा खाना ना हो तो सब्जी या गोश्त में ज्यादा नमक डाल देना, जिससे कि सभी बाकी चीजें कम और चावल ज्यादा खाए। रोज की तरह मुई एक प्लेट मास्टर के दोनों बेटों के लिए और एक प्लेट ऊपर दादी के लिए ले गई। टिन ने पहला निवाला खाते ही खाना मुंह से थूक दिया, खाने में ज्यादा नमक होने की वजह से। मगर मछले बेटे लैम ने उसे समझाया, देखो टिन, इसे चावल के साथ ज्यादा खाओ तो नमक नहीं लगेगा। लियाम समझ चुका है कि उसके बाबा फिर से भाग गए हैं। सभी का खाना पीना होने के बाद मुई जूता पालिश कर रही होती है। तभी वही बूढ़ा आदमी मिस्टर थुआन फिर से बागीचे के बाहर आए और मुई को बुलाकर उसे कोई मीठा फल खाने को दिया और पूछा, दादी ठीक है? मुई ने भी हाँ कहकर उनका धन्यवाद किया। शाम हो गई। अब मुई और दूसरी नौकरानी बागीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं। नौकरानी बोली, घर में खाने के लिए चावल बिल्कुल नहीं बचा है और हमारी दुकान में आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। शर्ट के सिर्फ कुछ बटन बिके हैं। इन पैसों से हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? रात में लैम अपने कमरे के बाहर टहल रहा है। तभी उसे दादी के कमरे से कुछ आवाजें आई। उसने ऊपर जाकर देखा तो दादी उसकी माँ पर चिल्ला रही है, मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। शादी के इतने साल भी तुम्हें ये तक नहीं पता कि अपने पति को कैसे खुश रखे, इसलिए तो वो किसी दूसरी औरत के पास जाता है। मास्टर की पत्नी बहुत रोने लगी। अपनी माँ को ऐसे रोता देख लैम की आंखों में भी आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चला गया। अब अगली सुबह मुई बागीचे से हरे पपीते तोड़कर उसे पतला पतला छील रही है। अब पपीते को बीज से काटने पर उसके अंदर उसे छोटे छोटे ढेर सारे बीज दिखे, जो दिखने में बिल्कुल मोतियों की तरह लग रहे हैं। मुई उन बीजों को देख रही है और उसने जैसे ही उन्हें छुआ कि तभी मालकिन जोर से चिल्लाते हुए बोली,
ये सब बेकार का काम छोड़ो और खाना परोसने में मेरी मदद करो। खाना खाते वक्त टिम ने पूछा, माँ बाबा कब घर वापस आएंगे? मुझे नहीं पता, चुपचाप अपना खाना खत्म करो, मालकिन बोली। टिम रोने लगा क्योंकि उसे बाबा की याद आ रही है और दूसरी तरफ मालकिन अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। आज दोपहर में ऊपर वाले की दया से उनकी दुकान में अच्छी कमाई हुई। नौकरानी ने हंसते हुए मालकिन से कहा, अब तो हम काफी सारा चावल खरीद सकते हैं। मालकिन ने उसे पैसे देते हुए कहा, हाँ जाओ और बाजार से 25 किलो चावल ले आओ। घर में दोबारा से सारा राशन भरा गया। आज मछली बनने वाला है, घर पर मेहमान आने वाले हैं, नौकरानी ने मुई से कहा। मुई ने पूछा, कौन आ रहा है? मास्टर के बेटे ट्रुंग के दोस्त खुयेन, नौकरानी ने कहा, जिसे सुनकर ना जाने क्यों मुई खुश हो गई। अब खाने की टेबल पर सब बैठे हैं और मुई शर्माते हुए मुस्कुराते हुए खाना ले जा रही है, लेकिन आज वो थोड़ा अलग दिख रही है। उसने आज कोई और ही सुंदर से कपड़े पहने हैं और बाल भी बनाए हैं। खुयेन भी एक नजर मुई की तरफ देखता है। अब एक दिन वही बूढ़ा आदमी मिस्टर थवान मुई के पास बैठे उससे बातें कर रहे हैं। मिस्टर थवान ने कहा, जब दादी के पति मरे थे उसके 3 साल बाद भी उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी अपने पति से प्यार करती है और मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती। तब से मैं अक्सर उसे दूर से ही देखकर चला जाता। वो घर से बाहर आती थी तो मैं उनका पीछा करता था, लेकिन उसकी पोती के मरने के बाद पिछले 7 सालों में वो कभी नीचे नहीं उतरी और घर से निकलना ही बंद कर दिया। क्या तुम उसे किसी बहाने से नीचे ला सकती हो ताकि मैं उसे एक नजर पर देख सकूं? मुई बोली, तो आप उन्हें ऊपर जाकर क्यों नहीं देख लेते? मिस्टर थवान बोले, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, वो परेशान हो जाएगी अगर मुझे देख लेगी तो। पर मुई ने मिस्टर थवान की ना सुनी और चुपके से उन्हें ऊपर लेकर गई, जहाँ वो दादी को पीछे से बैठा हुआ देखते हैं और उन्हें उसी में ही संतुष्टि मिल गई। अपने प्यार को देख वो बहुत ही खुश हुए। आज 7 साल का इंतजार उनका खत्म हुआ। अब यहाँ साफ सफाई करते वक्त मुई के हाथ से एक बेशकीमती पुराना गमला नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसके अंदर से छिपकली निकलती है और ये सब कुछ चुपके से टिन देख रहा होता है। इसका मतलब ये बदमाशी उसी की है। अगली सुबह नौकरानी ने उसी घर पर जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ कुछ देखा और वो दौड़कर मालकिन को उठा ले आई तो पाया कि उसका पति यानी मास्टर बेहोश पड़े हैं और उनके हाथों में वही कीमती माला है जो वो अपने पैसे वाले बक्से में रखती है। डॉक्टर दिखाने और इलाज के पैसे ना होने के कारण उसे वही अपने बेशकीमती चीना माटी के सामान बेचना पड़ा जो उन्होंने बड़े शौक से खरीदे थे। डॉक्टर बुलाया गया पर उनके हाव भाव से लग रहा है चीजें ठीक नहीं है। इलाज भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन डॉक्टर ने इशारों में ही जवाब दे दिया। इससे पहले कि डॉक्टर मालकिन से कुछ कहते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी के साथ समय तेजी से 10 साल गुजर गए। देश बदल गया है, लोगों का पहनावा बदल गया, मॉडर्न हो गए हैं। साथ साथ काफी कुछ बदल गया है इस घर में भी। मुई अब छोटी न रही, काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। विधवा मालकिन अब बूढ़ी हो चुकी है और ऊपर वही दादी वाले कमरे में रहती है। मास्टर की माँ भी चल बसी है। इधर मास्टर के बड़े बेटे ट्रुंग की शादी हो गई है। उनका बिजनेस कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा। इतना बड़ा घर भी आधा खाली पड़ा रहता तो ट्रुंग की बीवी उससे वहाँ एक नया कोई बिजनेस खोलने की बात कर रही है। ट्रुंग भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह है। एक तरफ उसकी बीवी बिजनेस के आय बढ़ाने की बात कर रही है और वही दूसरी तरफ वो अपने पिता की तरह सितार बजाने में लगा है। आगे ट्रुंग की बीवी ने कहा, तुम्हारी माँ मुई से बात कर रही है। मुई को तुम्हारे दोस्त खुयन के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अकेला रहता है और ज्यादातर अपने काम में ही लगा रहता है। वहाँ उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इसका मतलब कि वो मुई को नौकरी से निकाल रहे हैं। अब यहाँ मुई मालकिन के पास बैठी है। मालकिन ने उसके सामने एक नए जोड़े कपड़े, एक जोड़े जूते, सोने की माला और एक जोड़ी कंगन रखकर कहा, ये वो सारी चीजें हैं जो मैं अपनी बेटी थो को देती अगर आज वो जिंदा होती। शुक्रिया 10 साल तक मेरे साथ रहने के लिए। बिना कुछ जाने ही मुझे वो हर सुख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही बेटी जिंदा है। लैम पहले ही जा चुका है क्योंकि उसे अपनी किताब लिखने के लिए शांत जगह चाहिए और अब तुम भी जा रही हो। सारी बातें समझकर मुई उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी। मालकिन की इच्छा थी अपने बेटे लैम से मुई की शादी करवाने की। अब मुई अपने कमरे में सारा सामान बांधकर घर से निकल रही है। जहाँ उसने 10 साल बिताए वहाँ की हर एक चीज को एक बार अच्छे से देख रही है। यहाँ मालकिन भी उसे ऊपर से सामान ये निकलता देख रो पड़ी। ऐसा लग रहा है मानो मुई अकेली नहीं, अपने साथ उस घर की और उनकी जिंदगी से वो सारी पुरानी यादें
वो एक जमाना भी साथ लेकर जा रही है। मुई जाने से पहले आखिरी बार मालकिन को देखने आई। उसे देखते ही मालकिन को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। रोते रोते वो बोली, मेरी प्यारी बच्ची मुई। ये शब्द उनकी जिंदगी के आखिरी शब्द थे और उसके बाद वो भी चल बसी। अब दिखाता है मुई वो घर छोड़कर तुरुंग के दोस्त खोयन के यहाँ काम करने लगी है। यहाँ भी वो वैसे ही सरल, शांत, हंसते हुए सारा काम करती। खोयन एक म्यूजिक कंपोजर बन चुका है। सारा समय पियानो में बैठी कोई धुन बजाता रहता है। शाम हो गई। मुई ने खोयन के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाया है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, उसकी मंगेतर घर आ गई और कहने लगी, आज हम बाहर डिनर करेंगे। वैसे इन खानों से खुशबू तो अच्छी आ रही है। तुम्हारी नई नौकरानी तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया से तुम्हारा क्या मतलब कि वो बहुत मेहनती है। उसकी मंगेतर को मन ही मन लगता है कि खोयन उससे नहीं मुई से प्यार करता है, लेकिन वो उसे अभी कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए डिनर के लिए निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद मुई नहाकर सोने चली गई। अब रात में खोयन फिर से पियानो पर बैठ गया, पर उसकी मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह मुई अपने रोज के कामों में लग गई। वो दिन भर बस मुस्कुराते हुए सारा काम किया करती और खोयन की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखती, जैसे किसी अपने प्यार करने वालों का रखते हैं। अब अगले दिन मुई अच्छे से तैयार होती है। उसने मालकिन का दिया वही कपड़ा, जूता और माला पहना। सुबह खोयन का कमरा साफ करते वक्त उसे उसकी मंगेतर का लिपस्टिक बिस्तर पर पड़ा मिला था, जिसे ही लगाने के लिए उसने नए कपड़े पहने थे। अब वो शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रही है कि तभी दरवाजे पर खड़ा होकर खोयन उसे देखने लगा। आज वो जल्दी घर आ गया था। मुई शर्मा गई और वहां से भागकर वो लिपस्टिक ड्रॉर में रखने गई तो उसे वहां एक लड़की के चेहरे की बनी स्केच दिखी, जो कि उसी की थी। उस रात खोयन की मंगेतर दोबारा उससे मिलने आई और उससे प्यार भरी बातें कर रही है, पर इस बार वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और तेजी तेजी से पियानो बजाने लगा। उसकी मंगेतर समझ गई कि कुछ तो हुआ है। नाराज होकर वो घर जाने के लिए निकली, लेकिन चुपके से खिड़की के बाहर अंदर देखती है कि मुई खाना लेकर आई, उसे परोसा और उसके आते ही उसके पियानो की धुन भी अब सुरमई हो गई। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तेज हो रही बारिश में कोई उसकी सुन नहीं पा रहा। वो वहां से चली गई। रात का खाना हो जाने के बाद हमेशा की तरह मुई नहाकर सोने चली गई, लेकिन यहाँ खोयन की नींदें उड़ी हुई है। उसी की उसने एक नहीं कई सारी स्केचेस बनाई है। शायद कहीं न कहीं उसे भी मुई से प्यार है। थोड़ी देर बाद उसने मुई के कमरे का दरवाजा खोला। मुई उठकर बैठ गई और फिर खोयन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अगली सुबह खोयन के मंगेतर उसके घर आई और उसके हाथ मुई की बनी वो सारी स्केचेस लग गई। गुस्से में उसने मुई को थप्पड़ मारा और पूरा घर उसने सर पर उठा लिया। पागलों की तरह सामान तोड़ने फोड़ने लगी। उसके सामने सब कुछ साफ हो गया कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। रोते हुए उसने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर वही टेबल पर रख दी, यानी उसने भी इस सच्चाई को मान लिया है। कहानी के आखिर में खोयन ने मुई को जैसी है उसे वैसे अपना लिया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ समय गुजारने लगे। खोयन मुई को रोज पढ़ाना लिखाना सिखाता है। समय बीतने के साथ वो प्रेग्नेंट हुई और अब तो वो अच्छे से पढ़ भी लेती है। उसके हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। इस पूरी कहानी में समय के बदलाव को बखूबी दर्शाया गया है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फ्रेंड्स।